ये कहानी लिखने का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो बिना किसी उद्देश्य मंजिल के जाता है। दिमाग में एक बात होती है, सुबह उठ के स्कूल जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है, स्कूल से घर आना है। और बच्चा अपनी धुन में रहता है, उसे बस अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होकर दूसरी कक्षा में जाना ही उसकी मंजिल होती है। और इसी मानसिकता के साथ मैं भी रोज़ स्कूल जाती, मस्ती करती और घर आ जाती थी। जब ज़िंदगी में कोई मोड़ आना होता है तो वो किसी भी रूप में, किसी वजह से, किसी के द्वारा या किसी घटना के बाद अपना रुख, सोच और उद्देश्य को बदलकर आपको एक मंजिल की ओर मोड़ देता है। जब कोई घटना घटित होती है तो वो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। और मेरी ज़िंदगी की वो घटना जिसने मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला और मुझे एक नई दिशा, उद्देश्य दिया, वो मस्ती मजाक में कहे गए वाक्य जो कि मेरी ही कक्षा के एक बच्चे द्वारा कहे गए। अरे इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, फर्स्ट नहीं आने वाली, फर्स्ट तो वो आएगा जो पहले से आता है। अब बात तो उसने कह दी, मैंने सुन ली। हर बच्चे के अंदर एक गुण होता है और एक खामी भी होती है। उन शब्दों से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी उत्सुकता भी कह सकते हैं या मेरा ज़िद्दीपन भी कह सकते हैं। मैंने अपने मन में ठाना, अब तो मैं मेहनत करूँगी, पढ़ूँगी और देखूँगी कि इसके कहे शब्दों में बल है या मेरी मेहनत में। आज का दिन अलग था। जैसा मैं हर बार घर जाके खेलने निकल जाती थी वो नहीं किया। अपनी कॉपी निकाली और प्रश्नों के उत्तर याद करने लग गई। कल परीक्षा है। मेरी बुआ परमिला, जो उस वक्त एक नवविवाहिता थी, अपने मायके आई हुई थी। उन्होंने देखा आज मैं खेलने नहीं गई बल्कि पढ़ाई कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरी मदद की। वो मुझसे प्रश्न पूछती और मैं उन्हें उत्तर बताती जो मैंने याद किए हुए थे। बुआ के जाने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, पूरी लगन से पढ़ाई की। अब आया परिणाम का दिन। जिस तरह हर वर्ष सबका परीक्षा फल घोषित किया जाता है, उसी प्रकार इस बार भी सबके परिणाम घोषित किए गए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन स्थान वालों का नाम घोषित हुआ। अब जब परिणाम घोषित हो रहा था तो मेरी सांसें रुकी हुई थी। अब रिजल्ट आउट हो गया। मैंने सोचा उसने सही कहा, पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है मेरी मेहनत में ही कमी हो, बाकियों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की हो, या जो चलता आ रहा है वही हो रहा है। उसके बाद सभी बच्चों के रिजल्ट सामान्य रूप में बांटे जा रहे थे। जब मेरा रिजल्ट अध्यापक द्वारा देखा गया तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, रिजल्ट गलत तरीके से घोषित हुआ है। इसमें जो प्रथम स्थान कर रही है वो है कुमारी आशा। सबसे अधिक अंक तो मुझे प्राप्त हुए हैं और प्रथम स्थान भी मेरा है। अपनी गलती का भान होते ही अध्यापक जी ने मेरा रिजल्ट प्रधानाचार्य जी के पास लेके गए और मेरे परीक्षा फल के रिजल्ट पर प्रथम स्थान लिख दिया। मुझे इतनी खुशी हुई। परिणाम घोषित नहीं हुआ उससे मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे तो बस इस बात की खुशी थी कि शिक्षा का बल और मेहनत सर्वोपरि है। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि अध्यापक ने रिजल्ट देते हुए मुझे काफ़ी शाबाशी दी और वो भी बहुत खुश थे। एक गुरु को उनके शिष्य से जो उम्मीद नहीं होती है और वो उस उम्मीद के परे जो कार्य करता है, उसके बाद जो गर्व और प्रसन्नता होती है, वो उस वक्त अध्यापक जी के चेहरे से साफ झलक रही थी। वो दिन तो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा दिन था। उस दिन घर जाके मैंने अपने पापा के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया। मैंने उन्हें पहली बात तो नहीं बताई कि क्यों मैंने इस बार पढ़ाई की। उस दिन तो एक सेकंड भी 1 घंटे के बराबर गुजर रहा था। पापा के घर आते ही मैंने उन्हें सारी बात उत्साह के साथ बताई। मेरे उत्साह को देखकर मेरे पापा बहुत खुश थे। उन्हें मेरे इस परिणाम से एक नई उम्मीद मिली। शायद उन्हें मुझ में कुछ कर जाने का जुनून नज़र आया या मेरी क्षमताओं का आकलन करके उन्हें कुछ तो आभास हुआ होगा। पापा, मैंने तुम्हारा दाखिला नए स्कूल में कर दिया है। कल से आपने नए स्कूल में पढ़ने जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उसमें भी तो अच्छी पढ़ाई होती है। जाना है तो जाना है बस। आज भी कहीं जगह एक भावना है
पुत्र पुत्री। अगर बेटियां ज़्यादा है तो अरे उसके भाग फूट गए। ऐसी सोच के बीच मेरे पापा एक अलग विचारधारा के धनी थे। एक किस्सा मुझे याद आता है। हम 3 बहनें हैं, तो मेरी छोटी मामी जी ने कह दिया कि ये छोटी वाली हमें दे दो। तब मेरे पापा ने कहा, नहीं, मेरी 3 बेटी हो या 10 मेरे पास रहेंगी और मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगा। जब माँ ने ये बात बताई थी तब गर्व से सर उठ गया था और पापा के लिए सम्मान बस बढ़ता ही चला गया। मेरी ज़िंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालने वाले मोड़ ने अपना काम कर लिया। पापा ने हम सबका दाखिला नए स्कूल में कर दिया। 1 साल बाद तो विद्यालय तो बदलना ही था, पापा ने पहले कर दिया। पूछने पर बताया स्कूल अच्छा है। अब हर बच्चे को अपने पहले स्कूल से लगाव होता है। पुराना स्कूल छोड़ने से मन भावुक भी था, तो नए स्कूल में जाने के लिए उत्साहित और साथ में नए स्कूल का डर जो हर बच्चे को होता है। पता नहीं अध्यापक अध्यापिकाएं कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, दोस्त बनेंगे। पुराने तो छूट गए। इसी जद्दोजहद में नए स्कूल में जाने का दिन भी आ गया। मेरी चचेरी बहन सुमन भी उसी स्कूल में थी, तो डर थोड़ा कम लगा। नया स्कूल, नए लोग, नया वातावरण। जब वहाँ अध्यापकों से बात की तो जो डर था वो भाग गया। जब बच्चा पैदा होता है तो प्राथमिक गुरु उसके माता पिता, उसके परिवार वाले होते हैं। जिस प्रकार मेरे पहले विद्यालय ने मुझे अच्छे संस्कार, अपने से बड़ों का सम्मान और दैनिक जीवन में अपने आचरण को सही तरह से प्रकट करना या आचरित व्यवहार करना सिखाया है, उसी तरह मेरे दूसरे विद्यालय ने मेरे आत्मविश्वास को, मेरी मेहनत को एक नया रूप दिया और मुझे एक नई पहचान दी है। गुरु सिर्फ वो नहीं होता जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जो हमें किसी भी राह पर एक नई शिक्षा देता है, चाहे वो दैनिक जीवन की क्यों ना हो, और उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वो हर व्यक्ति हमारा गुरु है। हमारे स्कूल के प्रबंधक सर श्री ललिता प्रसाद भट्ट जी, उन्होंने स्कूल को अपना पूरा समय दिया। वो बच्चों की शिक्षा के प्रति काफ़ी ध्यान देते हैं, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी है, वो बच्चों से उनके विषयों में अगर कोई समस्या है, कोई पाठ समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी समस्याओं के हिसाब से नए नए अध्यापकों को ला करके बच्चों को विषय को समझाने और उनमें रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करवाई हैं ताकि कोई बच्चा पिछड़ा न रह जाए। इसके अलावा काफ़ी शिक्षित और अच्छे पदों पर चयनित हुए हमारे विद्यालय के या किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को बुलाकर वो लोग अवकाश के दिनों में अपना समय निकालकर स्कूल में बच्चों को अपनी इच्छा से पढ़ाने के लिए आते थे और आते भी हैं। मेरी इस नई पहचान बनाने में कई गुरुओं का आशीर्वाद और उनका प्रयास है। गुरुकुल ये एक पहल थी प्रबंधक सर द्वारा, जहाँ पर कई अध्यापकों ने अपना अनुभव बच्चों से साझा किया था। गुरुकुल में गॉड सर जी थे और उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था। वो हमें विज्ञान विषय पढ़ाते थे। जो मुझे समझने में मुश्किल होती थी वो मुझे आसान लगने लगा। फिर सर की नौकरी लग गई और वो चले गए। गुरुकुल कई अध्यापक आए, मुझे आज भी याद है। एक बंगाली जोड़ा, वो आए और उन्होंने हमें पढ़ाया। उनके पढ़ाने के तरीके ने मुझे पढ़ाई में रुचि बढ़ा दी। वो आए तो घूमने थे, पर उनकी उस एक क्लास ने मेरी ज़िंदगी को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया और किताबें और अच्छी लगने लगी। गणित ये एक ऐसा विषय है, शायद ही किसी को पता होगा कि मुझे गणित विषय सबसे बुरा लगता था, रुचि ही नहीं थी। लेकिन जब मुझे गणित का विषय हमारे ट्यूशन के सर, जो कि बचवाड़ से थे, भट्ट सर, उनकी एक क्लास जब मैं पहली बार गई, मेरा गणित को लेकर जो सोच थी बदल गई। गणित मेरा प्रिय विषय बन गया, पकड़ भी अच्छी हो गई। गणित में पकड़ मजबूत ट्यूशन वाले सर ने मजबूत करी, रुचि बढ़ाई, लेकिन प्रिय विषय बनाया हमारे स्कूल टीचर बडोनी सर ने। उनका तरीका गणित को समझाने और प्रश्नों को हल करने का ढंग ही अलग था। 10वीं कक्षा में बोर्ड का समय था।
सब सही साइन थीटा कॉस थीटा पर आके गाड़ी रुक गई। तब हमारे ही स्कूल के विज्ञान विषय के अध्यापक नेगी सर, श्री अनूप नेगी, जो कि गांव में चाचा भी लगते हैं, उन्होंने मेरी ये समस्या समझी और उन्होंने मुझे अपना कीमती समय निकालकर समझाया। इस यात्रा में नेगी सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। सभी अध्यापकों, अध्यापिकाओं और मेरे परिवार वालों के सफल प्रयास के बाद मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम अच्छा रहा। माँ, बहन आरती दोनों का मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है। कोई काम नहीं करवाया, सुबह उठ के सब काम करते थे खुद ही। मेरी बहन ने तो एक ग्लास भी उस समय नहीं उठाने दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब घर वाले, स्कूल वाले और पापा 10वीं के परिणाम से बहुत खुश थे। 10वीं कक्षा के परिणाम स्वरूप मुझे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा टैबलेट देकर भी सम्मानित किया गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे प्रथम गुरु पापा जी का जब तबादला हमारे गांव के नज़दीकी स्कूल में हुआ, तब हम सभी भाई बहनों को पापा पढ़ाते थे। सुबह स्कूल, शाम को पापा के साथ बाग बगीचों में काम करते और रात को पढ़ाई करते थे। पापा का साथ हमेशा रहा, कभी किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया। मैं खुद से पढ़ती थी अपने पापा के लिए। मेरे मन में एक ही बात रहती थी, तब भी और आज भी, जब वो हमारे बीच नहीं है पर मेरे साथ हैं, मेरा आत्मबल बनकर उनका नाम रोशन करना, उनके लिए पढ़ना, उनका सर ना झुकने देना है, उनके सम्मान को बढ़ाना है। हास्यास्पद वाली बात है पर सच है। जब पापा नई जगह आए तो वो भूगोल विषय के टीचर थे। उस स्कूल में उस समय कोई और था ही नहीं। बाद में एक अध्यापिका रश्मि जी आई थी तो उन्हें ही सारे विषय पढ़ाने होते थे। उन्हें अंग्रेजी में समस्या हो रही थी। अब अपने ही गुरु का गुरु बनना पड़ा। पापा ने कहा, तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। मैं अपने पापा जैसी हूँ। मेरे पापा ज़िद्दी और कर्मठ इंसान हैं। वो स्कूल से आने के बाद अंग्रेज़ी पढ़ते थे और मैं अपनी पढ़ाई करती थी। रात को निश्चित समय था। खाने के बाद 1-2 घंटे पापा को पढ़ाती, फिर अपना पढ़ती। पापा एक अच्छे विद्यार्थी की तरह पूरी लगन से रात दिन पढ़ाई करते थे। हम दोनों साथ में देर देर रात तक पढ़ते थे। असली परीक्षा 10वीं कक्षा के बाद आई। हमारे भौतिक विज्ञान के अध्यापक बडोनी सर, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। बाद में संतोष नेगी सर आ गए, पर जब तक वो नहीं थे मुसीबत ये थी कि कैसे होगा। 12वीं की परीक्षा में जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उन्हें नहीं भूलूंगी। कहानी ऐसे शुरू हुई। बडोनी सर तो चले गए, फिर मैंने उस समय भौतिक विज्ञान के अध्यापक, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में सुना था। वो अनुभवी थे। अपना प्रस्ताव भिजवाया कि वो मुझे पढ़ाएं। मुश्किल समय था पर उन्होंने भी अपनी समस्याओं के कारण मना कर दिया। फिर मुझे मेरे चाचा श्री अनूप कुमार ने मुझे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ाया। उन्होंने अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मुझे पढ़ाया। मैं स्कूल और बाकी ट्यूशन के बाद शाम को 6 बजे चाचा जी के घर चली जाती थी और रात को 9 बजे पापा मुझे लेने आते थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई के प्रति लगन देखकर मुझे अपनी किताब भी दी, जिनमें सभी सवालों के जवाब बड़े ही अच्छी तरह से थे। उनकी वजह से मेरा भौतिक विषय में रुचि फिर से जागृत हुई। उसके बाद मुझे पॉलिटेक्निक के सर मिस्टर ब्रिजेश डहरवाल सर जी ने मुझे भौतिक पढ़ाई। फिर तो संतोष नेगी सर के आने के बाद कोई समस्या ही नहीं हुई। केमिस्ट्री हमारे पंकज भट्ट सर ने हमें पढ़ाई। वो भी केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन सर ने जिस तरीके से पढ़ाया उसमें भी रुचि हो गई। 12वीं में एक समय ऐसा था जब मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया। तब पापा ने कहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। अगर तुम्हारी 2nd डिवीजन आ जाएगी तो मैं गांव में मिठाई बांटूंगा। बस पापा का ये कहना था और मैंने सोचा जिनके लिए कर रही हूँ उन्हें कोई समस्या नहीं है तो मुझे डर किस बात का। बस बेफिक्र होकर बिना किसी डर के मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की। मैं रात को माँ को बोलती मुझे सुबह उठाने आना, और जब वो मुझे उठाने आती मैं उससे कुछ समय पहले ही लेटी होती या सोने की तैयारी करती थी। दिन रात की मेहनत के बाद मेरा 12वीं का परिणाम भी अच्छा रहा। मेहनत रंग लाई।
बड़ी दीदी की शादी हो गई। अब जिंदगी की असली परीक्षा प्रारंभ हुई। पता तो था कि करना क्या है, पर ये मंजिल को पाने का रास्ता बताया चाचा जी श्री विनोद कुमार ने। मुझे और मेरी चचेरी बहन सुमन दोनों को डॉक्टर बनना है। हमारे इस सपने को सच में बदलने के लिए चाचा जी ने सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर पापा के साथ हमें देहरादून लेके चले गए। आज भी वो दिन याद है, 5 जून 2016। वो दिन जिस दिन हमें अपना गांव घोंसला छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखा। 6 जून को बलूनी क्लासेस में दाखिला करवा दिया और एक दिन भी बर्बाद न हो 7 जून से हम दोनों ने जाना शुरू कर दिया। जितना विश्वास मेरे पापा को मुझ पर है, जो भरोसा उन्होंने दिखाया, शायद ही कोई कर पाता। मेरे लिए नया फ़ोन खरीदा मेरे बिना कहे। उस समय फेसबुक चरम पर था। मेरे पापा ने खुद मेरी फेसबुक आईडी बना के दी। मैं आश्चर्य में थी, आज तक किसी के पापा ने अपनी बेटी को फेसबुक की आईडी बना के नहीं दी होगी। ये मेरे पापा का मुझ पर अटूट विश्वास था, जो मैंने कभी ना तोड़ा, ना तोड़ूंगी। जब कुछ दिनों बाद पापा ने खुद नहीं कहा, मम्मी से बोला कि इसे पूछो कल परसों मैं घर चला जाऊं। माँ ने जैसे ही ये पूछा, मैं रो पड़ी और मेरे पापा पूरे 1 महीने वहीं रहे। हमारे साथ हमें वहाँ सेटल किया। वो तो जून का महीना था, तो कोई परेशानी भी नहीं हुई। गांव का माहौल और शहर का माहौल दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जहाँ गांव में समय अपनी मंद गति से चलता है, वहीं समय शहर में तूफान की तरह दौड़ता है। दिन से कब रात हो जाए और कब रात के 1-2 बज जाएं, पता ही नहीं चलता। सुबह कोचिंग, दिन में आके खाना बनाना, थोड़ा आराम में कब रात हो जाए और कब रात के 3 बज जाएं। देहरादून में 6 महीने बीत गए और दूर दूर तक मंजिल तक पहुंचने का कोई निशान नहीं। फिर एक दिन पापा ने बोला, मेरे 5 बच्चे हैं, मुझे सबको देखना है, अपने समय का सदुपयोग करो। वहाँ से बस ठान लिया, अब घर से निकली हूँ तो अब कुछ बनकर ही घर जाना है। आज भी जब उन दिनों को याद करती हूँ, जब मेरी भूख कम हो गई, नींद कहीं खो गई, आंखों में बस डॉक्टर बनने का सपना, मेरी बहन हीना ने मुझे इस सफ़र में सबसे ज़्यादा साथ दिया। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए आ गई। वो ना होती तो शायद आज मैं डॉक्टर भी नहीं होती। उसने आकर मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखा। वो मेरे लिए परेशान होती क्योंकि मैं चलते बैठते खाते हुए पढ़ती थी और नींद तो कहीं खो गई थी। डांट के मुझे खाना खिलाती, मेरा पूरा सहयोग करती। इन सब के बीच हमारे परिवार पर एक पहाड़ टूट पड़ा और मेरे बड़े चाचा स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जी, उनका 2017 में निधन हो गया। इस गम से उभरना बहुत कठिन था। अचानक से हुई इस घटना ने हम सब के जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। पापा और छोटे चाचा दोनों ने अपना एक अहम हिस्सा खो दिया था। गम सबको था। ये समय भी गुजर गया। मेरे लिए अब पढ़ना और ज़रूरी हो गया। घटना का दर्द मेरे दादा दादी के लिए भी असहनीय था। इन सभी मुश्किलों के साथ मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम आया और मेरा चयन 2018 MBBS में हो गया। ये चयन जिस दिन हुआ, मेरे पापा और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। ये सफ़र जितना आसान दिखाई दे रहा है, वैसा है ही नहीं। मैं पूरे 2 साल देहरादून में रही, पर कभी देहरादून नहीं घूमी। पूरा ध्यान सिर्फ कोचिंग पर था। एक बार मालसी डियर पार्क दीदी जीजा, जिनके यहाँ हम किराए पर रहते थे, उनके परिवार के साथ जीजा जी के कहने पर गए थे। और एक बार पापा सहस्त्रधारा लेकर गए थे। बस इतना ही, उसके अलावा कहीं नहीं। अपनी मेहनत तो थी ही, परिवार का साथ भी था। इस मेहनत को सही रास्ता, लक्ष्य और कैसे प्राप्त करना है, ये बलूनी क्लासेस ने बताया। वहाँ के सभी अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। बच्चों को कम अंक आने पर डिमोटिवेट ना करके उनका मनोबल बढ़ाना है। बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बच्चों से अच्छे तरीके से वार्तालाप करते हैं। बलूनी सर भी बहुत अच्छे हैं। एक उत्तम कोचिंग सेंटर जहां बच्चे डिप्रेशन में ना जाके हर रोज़ एक नए हर्ष और जोश के साथ पढ़ाई करके आगे बढ़ते रहते हैं। मेरी सफलता में मेरे परिवार का त्याग और सहारा हमेशा मेरे साथ रहा है। उन्होंने मेरे हर कठिन समय में मेरा साथ दिया है। जब तक नीट का परिणाम नहीं आया, परीक्षा के बाद भी मैंने पढ़ना जारी रखा।
जिस दिन परिणाम आया उस दिन घर में खुशियों की बहार आ गई। सिर्फ एक बात जानने की उत्सुकता, पापा खुश हैं कि नहीं। मैंने मेहनत करी पर अब मैं डॉक्टर बनूंगी, ये मेरे पापा का विश्वास था। उनका विश्वास जीत गया। चाचा के देहांत के बाद यही एक खुशी थी जब सब खुश थे। मेरा एडमिशन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीकोट श्रीनगर में हुआ। मेरे पापा, माँ, छोटे चाचा श्री सुनील कुमार और चाची मेरा एडमिशन के बाद मुझे हॉस्टल छोड़ने आए थे। सब सही चल रहा था, सब खुश थे। कहते हैं जीवन का नाम संघर्ष है जो कभी ख़त्म नहीं होता। अभी हम अपने चाचा के देहांत से अच्छे से उभर नहीं पाए और 13 जनवरी 2019 को मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरा साहस को बढ़ाने वाले, मेरे सपनों को पंख लगाने वाले, मेरे लिए हर वो काम करने वाले जो उनके बस में था, ना होता तो भी करते, इस दुनिया से चले गए। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरे छोटे चाचा, जिनके दोनों बड़े भाई इस दुनिया से चले गए, उन्होंने खुद को समेटा, संभाला और हम सबको हिम्मत दी और फिर सबको फिर से पैरों पर खड़ा किया। मेरे 6 भाइयों ने मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी। मैं टूट गई थी। इनकी वजह से मैंने फिर से अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने मेरे लिए एक संदेशा भिजवाया। कुमारी आशा को श्रीनगर कॉलेज भेज दो, उसका 7 जनवरी को पेपर है, 6,000 रुपये के साथ। ये मेरे पापा के आखिरी शब्द मेरे लिए थे। वो मुझे बड़ी ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। वो खुद जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन उन्हें मेरी परीक्षा महत्वपूर्ण लगी अपने जीवन के आगे। पापा के जाने के बाद मैंने संकल्प लिया, अपने पापा के हर सपने को पूरा करूंगी। दुनिया की हर मुसीबतों को पार करके उनका सपना साकार करूंगी। मेरे दादा दादी, उनकी उम्मीदें मुझ पर थी। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ समय बाद सेकंड प्रॉफ पे निकल गया, फिर सब ठीक था। थर्ड प्रॉफ के अंत आते मेरी तबीयत खराब हो गई। मेन प्रॉफ से सिर्फ 2 दिन पहले मेरे छोटे चाचा और भाई आशीष रातों रात आए, मुझे हॉस्टल से ले जाकर किराए के कमरे में ले गए। वहाँ से प्रॉफ के एग्ज़ाम दिए। वो साल भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। सारी परीक्षा मैंने बिना खाना खाए दिए थे। अपने भाई अंकित का हाथ पकड़कर पढ़ाई करती थी। मेरे भाई अर्जुन और अंकित और सौरभ, बुआ का बेटा, मेरे साथ रहते थे। मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ता था। देखते देखते फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो गया। फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। पहले 1 महीना हॉस्टल से हॉस्पिटल जाना पड़ता था और ड्यूटी भी पूरी करनी पड़ती थी। पहले सर्जरी की थी तो सुबह 8 बजे जाते थे। रात का समय निर्धारित नहीं था तो रात के 12 बजे हॉस्टल पहुंचते थे। शुरुआती दौर में ही मेरी माँ घर में गिर गई और उनके पैर की हड्डी टूट गई। छुट्टी नहीं मिली। फिर उन्हें अस्पताल ले जाके चाचा जी ने इलाज करवाया। एक चीज़ ठीक होती तो कुछ ना कुछ हो जाता था। इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखा। सिखाने वाला कोई भी हो सकता है और सीखने की उम्र नहीं होती। हमारे HODs, AP, SR, सीनियर, जूनियर और नर्सिंग स्टाफ सब ने मिलकर हमें बहुत कुछ सिखाया है। इंटर्नशिप के दौरान ही मुझे ओमकारानंद स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया, प्राउड एंड इंस्पिरेशन एल्यूमिनी सम्मान। उसी साल मुझे लस्या गौरव सम्मान से भी नवाजा गया। ये सम्मान मुझे क्षेत्र की ओर से दिया गया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे विद्यालय की ओर से और क्षेत्र की ओर से सम्मान और स्नेह प्राप्त हुआ। इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। अब शुरुआत हुई एक नए पड़ाव की। स्त्री रोग विभाग में जूनियर रेजिडेंट के पद पर आगे बढ़ी। फिर से सब रास्ते पर था। खुशियाँ थी, पिछले गमों से उभर गए थे। इसी बीच एक और पहाड़ टूट पड़ा। मेरे छोटे चाचा जी का देहांत हो गया 2024 में। जिसने सबको संभाला वो खुद ही बिखर कर रह गए। हम सब भाई बहन, बाकी पूरा परिवार निसहाय, बेसहारा खड़े थे। न समझ थी, न समझ आ रहा था। बस बेसुध से सब चीज़ें देख रहे थे। ना उम्मीदों के साए में बैठे दादा दादी, उनकी बूढ़ी आंखों का कोई सहारा नहीं। इन दुखों के बीच हमारे जीवन में एक खुशी आई। मेरी भतीजी तनिष्का, छोटी नन्ही परी, जिसे देखकर हम सबको एक नई उम्मीद और सहारा मिला।
जब बीती हुई बातों को याद करती हूँ तो दुख भी होता है और खुशी भी होती है। जो लिखा है उसमें सफलता की सीढ़ी पढ़ने वालों को आसान लगेगी, पर यह आसान नहीं होता है। सब एक जैसे ही होते हैं। कितनी बार ही मन करता है कि इतना पढ़ क्यों रही हूँ। बाकियों को देखकर खेलने का मन करता था। कभी कभी तो पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मन होता। मौज मस्ती घूमने का मन करता था, और जो किसी भी सफलता को पाने से पहले उस रास्ते में एक बाधा बन के खड़ी रहती है, वो है मन। जिसने अपने मन को बांध लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मन को मार के रहना, बल्कि समय का सही प्रयोग करना। जब मौज मस्ती का वक्त हो तब मौज मस्ती, और जब पढ़ाई का वक्त हो तब पढ़ाई। जिसने इस बात को समझ लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने इसी मन को मैंने बांधे रखा, जो मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई करी, मैंने मौज मस्ती करी है, पर उसके सही समय पर। ऐसा नहीं है संघर्ष सिर्फ बच्चा करता है। उस बच्चे के साथ उसके माता पिता, उसका पूरा परिवार संघर्ष करता है। सफलता एक बार में नहीं मिलती है, जो मेरे साथ भी हुआ। पापा ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे एक और मौका दिया। जब बच्चा सफल होता है तो सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब बच्चा असफल होता है तो उसके बारे में बातें उठने लगती हैं। मैं संघर्ष पढ़ाई के द्वारा कर रही थी और मेरा परिवार समाज की बातों से संघर्ष कर रहा था। जब तक मुझे ये सारी बातें पता चली, तब तक इन बातों का कोई मूल्य ही नहीं रहा। मैं अपनी मंजिल को पा चुकी थी और मेरी सफलता ने शोर के साथ मेरी क्षमता का जवाब दे दिया था। मेरी परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब सफलता मिल गई, एडमिशन हो गया। जब आप घर वालों के साथ रहते हैं तो संघर्ष में भी एक साथ होता है। जब घर वाले साथ नहीं होते तब संघर्ष कई भागों में बंटकर बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में घर से दूर हॉस्टल में घर की बहुत याद आती थी। ऐसा नहीं था कि दोस्त नहीं थे, मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं। उनकी बदौलत ही मैं वहाँ सही से रह पाई। वो मेरे लिए वहाँ पर मेरा एक अलग परिवार है, जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। वो आज भी मेरे साथ हैं। पहला साल कठिन भी था। उसी साल पापा भी गए तो वहाँ अच्छा नहीं लगता था। श्रीनगर में मन लगना तब शुरू हुआ जब मेरा भाई अर्जुन अपने स्नातक के लिए वहाँ आया। तो रोज़ उसे देख लेती थी तो घर की कमी पूरी हो जाती थी। मेरे सभी भाई अंकित, आशीष, पंकज, अर्जुन, हेमंत, हिमांशु हमेशा मेरे साथ रहे हैं, भले बुरे दिनों में भी। इन सभी बातों के साथ, खट्टे मीठे ज़िंदगी के जज्बातों के साथ, मेरा और श्रीनगर का सफ़र भी पूरा हो गया। वहाँ से मेरी पहली पोस्टिंग मेरे गांव के अस्पताल में हो गई। अब एक नया सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत में ही बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और 1 महीना केदारनाथ में यात्रा की ड्यूटी करी। बाबा केदार की कृपा से ही मुझे उसी वक्त मेरा सरकारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। इस पद के लिए जब साक्षात्कार के लिए गई थी, जिस दिन साक्षात्कार था उसी दिन मिशन सिंदूर को अंजाम दिया था। फिर दोबारा साक्षात्कार के लिए गई। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और बाबा केदार की सेवा के दौरान ही परिणाम घोषित हुआ और वर्तमान में इसी पद पे कार्यरत हूँ। मेरा ये लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। उनकी सफलता के बीच काफ़ी समस्याएं आएंगी, उन सब को डट के पार करना है। अपने माता पिता, स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन करना है। मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ, सफलता आसानी से नहीं मिलती। एक कठिन परिश्रम, धैर्य, एक अंतराल के बाद मिलती है। जिस प्रकार से कोयले से हीरा बनाने के लिए कोयला आग में तपता है, उसी प्रकार आपको भी तपना होगा। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं। ये कहानी सिर्फ सफलता के लिए ही नहीं है। जिनको असफलता मिलती है उनके लिए भी है। जो सफल होता है वो भी संघर्ष करता है, लेकिन जो असफल होता है उसका संघर्ष सबसे ज़्यादा होता है। वो अपनी मंजिल के लिए भी संघर्ष करता है और समाज की बातों से भी संघर्ष करता है। लेकिन जीवन का संघर्ष सिर्फ उन्हें पता होता है। किसी कारणवश अगर वो सफल नहीं हुए तो ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं थे या क्षमता नहीं है, उनका संघर्ष ज़्यादा है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सफल हैं उसका तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन जो असफल है उसे दूसरी नज़रों से ना देखा जाए। वो भी इस युद्ध का योद्धा होता है, और कोई डिग्री और कोई पद किसी का व्यक्तित्व नहीं बता सकता।
हो सकता है जो समाज की नज़रों में असफल हो वो खुद में एक सफल इंसान हो। मेरा संदेश उन सभी बच्चों के लिए है जो सफल हो गए हैं, जो अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं और जो मंजिल के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मंजिल पाने में कई बार असफल हो रहे हैं। वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपनी पूरी लगन से, मेहनत से खुद को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दो। आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। कभी कभी असफलता का कारण रुचि न होना भी होता है। हो सकता है उसकी रुचि किसी और में हो और वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले ये निर्धारित करें कि आप किस क्षेत्र में, किस चीज़ में आपकी रुचि है। वो करने पर आपको असफलता नहीं, सफलता ही मिलेगी। एक लक्ष्य निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो खुद को घिसना होगा, अपनी सहूलियत को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी आपको अच्छी जिंदगी आपके हाथों में थाली परोस के नहीं देगा। उसके लिए आपको ही आगे बढ़कर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी इस कहानी में मैं काफ़ी विद्वान अध्यापक अध्यापिकाओं का वर्णन नहीं कर पाई, जिनके सहयोग से, प्रयास से आज मैं अपनी एक अलग पहचान बना पाई हूँ। राणा सर, पवार सर, बुटोला सर, मेवाड़ मैम, भट्ट मैम, दुर्गा भट्ट मैम, सेमवाल सर, प्रधानाचार्य श्री गोविंद नेगी सर जी, हर अध्यापक और अध्यापिका के साथ मेरा कोई ना कोई किस्सा है। मैं क्षमा चाहूँगी अगर मैं किसी का नाम लिखना भूल गई। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण घटना ही हो जो मैं लिखना भूल गई हूँ, या मुझे याद न हो, या मुझसे छूट गए हों। स्कूल के दौरान और स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद भी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाले प्रबंधक सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने जीवन के बारे में लिखूँ, जिससे अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कई उत्सवों में स्कूल की ओर से सम्मानित करने के लिए भी पूरे विद्यालय को धन्यवाद करती हूँ। अंत ही आरंभ है। मैं अपनी शिक्षा की यात्रा को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहूँगी। अपने परिवार और गुरुजनों को अपनी सफलताओं से उनका धन्यवाद करती रहूँगी। ये है मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, बलिदान है, अपनों का अटूट विश्वास है। न जाने मेरी जैसी कितनी ही आशाएं होंगी, न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां होंगी, लेकिन मेरी एक कहानी से अगर किसी एक बच्चे के मन में उम्मीद जगा दे, किसी को अपने सपनों पर भरोसा करना सिखा दे, किसी को अपने जीवन का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ा दे, तो मैं खुद को सबसे सौभाग्यशाली समझूंगी। क्योंकि एक ऐसी कहानी जो किसी की ज़िंदगी बदल दे, वही उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है। धन्यवाद। डॉक्टर आशा हमारे विद्यालय की एक होनहार छात्रा रही है और इस दूरस्थ क्षेत्र में जखोली की आशा के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। हाई स्कूल बाद हमारा पूर्ण संघर्ष रही ये तो कि भाई अब मतन मन से पापा भी मेरे भी पूर्ण परिवार से ये तो को कि आशा जो चीज डॉक्टर बनो, हम तो डॉक्टर बनो। बचपन में हम जब कहते थे कि तो कि क्या बनेगी, कि नौकरी क्या करेगी, कहते नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा। तभी ये सपना चाहो कि जब मैं डॉक्टर बोल, मैं खुद से अपने परिवारों को, जनता को, पूरी जनसेवा को सहयोग कर लूँ, तो को सहयोग डोल में तो हर बातों की ये दगड़ी सेवा कर लूँ। क्या है मैंने उनको सहारा दिया कि आप चिंता मत करो कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं साथ दूँ और पूरा खर्चा पूरा करूँगा। हमारे पूर्व परिवार यून रही कि भाई अब यून पढ़ो तो एक साल पहले साल कोचिंग शु करी ते साल माने थोड़ा मार्क्स कम है ना ते न बोले पापा मैं तो बोले तो दूसरों चांस दिया ती पापा ने बोले ठीक है तो जब भी निकली तो ते शु कर दिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ये कहते इतना सपना तीन अपना सपना पूरा करे। सुबह उठे थे 4 बजे हमेशा उठी थे, हमें संघर्ष करती काफ़ी सब उन सहयोग करी। जैसे और अन्य क्षेत्रों में हमारे बच्चे हैं तो इस डॉक्टरी के फील्ड में भी आगे आए, तो डॉक्टर आशा निश्चित तौर पर जखोली की आशा है। आशा यही पात्र है जिसने हमारा नाम रोशन किया। पहले तो उनके दांत ये बाजा लाठन और ताकि लोग ना पर पढ़ाई करी। और अब तो बिजली हो गई, पहले लंप पर पड़ता था, लंप बज होता तो सुबह रात उठता था, रात गढ़ करता है, तब जानता है कि हमारे वो काम चाहिए, सो काम चाहिए, फिर काम पूरा सेंध नहीं था बच्चा। और हमें उम्मीद है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में इतनी कम फीस में हम सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस
के लिए मैं अपने तमाम सारे विद्यालय के टीचर्स को, स्टाफ को, भोजन माताओं को, सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन सब का प्रयास विद्यालय की बेहतरी के लिए लगातार जारी है। धन्यवाद।